आज की ये जो क्लास है बेसिकली जो एडवांसेस लोन एंड एडवांसेस होते हैं उसके बारे में है और ये पीबीबी के बी मॉड्यूल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल है। इसके साथ साथ में जो इस क्लास में सीआईबी एबीएम वाले हैं तो उनके लिए क्रेडिट मॉनिटरिंग की जब बात आती है तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट उनके पास वहाँ एग्ज़ाम में पूछ लेता है और बेसिक जितना भी क्लियर हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जब भी आप एडवांसेस में काम करेंगे तो कुछ बातें यहाँ की इस क्लास की ज़रूर काम होने वाली हैं। थ्योरेटिकल कवर करेंगे पूरा और उसके साथ जहाँ पर भी कॉन्सेप्चुअलिटी क्लियर करने की बात होगी, आपको समझाने की बात होगी तो उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, क्लास में बने रहिए। और आज थर्सडे है, ये क्लास जो है फ्राइडे, सैटरडे, संडे और अगर मंडे सब लोगों की छुट्टी हुई तो मंडे भी, तो ये जो 3 दिन हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन 3 डे में हम लोग 8-9 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, सीआईबी की क्लास अभी 7 बजे भी हुई थी और ये सेकंड क्लास जो है इसमें सीआईबी के लोग होंगे, तो इसलिए भले ही आप वीडियो मत देखिए लेकिन सुनते जाइए। वीडियो नहीं देखिए, केवल सुनते भी रहेंगे, जिसको हम ऑडियो नोट्स के नाम से जानते हैं, तो भी आपको बेनिफिट मिलने वाला। चलिए, टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग। लैंडिंग के क्या प्रिंसिपल हैं, किन किन बातों पर लैंडिंग होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसके असेसमेंट की बात हुई है और क्रेडिट मॉनिटरिंग क्या है। इतनी बातें इस टॉपिक में कवर की गई हैं। इस टॉपिक में अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें जो प्रॉपर है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ लैंड, तो जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग है उनकी बात की गई है। उसके अलावा नॉन फंड बेस्ड लिमिट क्या होती है, कौन कौन से एग्जांपल हैं, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन है, एडिक्वेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल, इससे मतलब ये है कि वर्किंग कैपिटल किसी भी बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए जितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए उसके पास है या नहीं है। डिफरेंस है टर्म लोन वर्किंग कैपिटल में। क्रेडिट अप्रेजल की टेक्निक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रेडिट अप्रेजल की टेक्निक्स। ठीक है, सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल फंड कहाँ से होता है, कैसे हम वर्किंग कैपिटल नीड्स को निकालते हैं। तो ये वर्किंग कैपिटल नीड्स की जहाँ बात करते हैं हम, तो इसके लिए एक अलग से हमारे एक सर है, उनके वीडियोस भी इसमें डाल रखे हैं, बहुत क्रेडिट के एक्सपर्ट सर हैं, उनके वीडियोस भी इसमें, जिनको डिटेल में देखना हो, चाहे वो सीआईबी या जीआईबी, कई बार क्या है वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का 5 मार्क्स का केस स्टडी भी आपके एग्जाम्स में आ जाता है। और प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल है, प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड है, कैश बजट सिस्टम है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। उसके अलावा बेस रेट की बात की गई है, जो इंटरेस्ट रेट है उसकी क्रेडिट मैनेजमेंट है, क्रेडिट मॉनिटरिंग है, और सरसाई का इसमें सरफेसी के अंदर जो सरसाई बनी हुई है उसके बारे में भी बात की है। चलिए, बिना देरी करके हुए थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करते हैं इसमें और सीधे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग पर। बाकी कोई भी बेसिक बात नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक बातें बहुत सारी आपको पता है। ठीक है, बुक कवर करनी है। जिन लोगों ने अभी तक जेआईबी की तैयारी शुरू नहीं करी है उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरे ख्याल से आप सबको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो कार्डिनल प्रिंसिपल, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ये वर्ड जैसे ही आएगा तो आप डाउट कर जाएंगे ये वर्ड कहाँ से आ गया, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग। तो देखो, कार्डिनल प्रिंसिपल के ऑफ लैंडिंग के बात कहता है, क्या कहता है कि जो भी हमारी लैंडिंग है वो बिना रिस्क के नहीं है। ठीक है, और जब भी हमारी लैंडिंग बोरोड फंड पे डिपेंड करती है, इसका मतलब यह है कि बैंक जो भी फंडिंग कर रहे हैं, आपको लोन दे रहे हैं, वो खुद भी बोरो किए हुए हैं। ठीक है, यानी उसकी जिम्मेदारी है उस पैसे को वापस भी करना। तो उसमें कार्डिनल प्रिंसिपल की बात आती है। तो ये जो प्रिंसिपल है इसमें 6 प्रिंसिपल है। क्या है, सेफ्टी, फंड की सेफ्टी है, लिक्विडिटी है, जब चाहे वापस आ जाएं, प्रॉफिट भी होना चाहिए उसमें, किस पर्पज के लिए दिया हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क है और सिक्योरिटी है। 1 बाय 1 कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आया सेफ्टी। सेफ्टी में बहुत कॉमन सी फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसका, गुड लैंडिंग का, कि आप जिसको पैसा दे रहे हैं वो समय से वापस भी आपका आ जाए। ठीक है, क्या कहता है, वाइल बैंक्स आर नो डाउट ट्रेडर्स इन मनी, द मनी लैंड डज नॉट बिलोंग टू देम
बट टू द पब्लिक। जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि कौन से वाले मामले में, बोरोड फंड की बात करें, बोरोड फंड वाले मामले में, ठीक है। और कौन है बोरोड, किससे लिया हुआ, डिपॉजिटर से, ठीक है। और बैंकर क्या है, कस्टोडियन है उस पब्लिक फंड का, और उस मनी को क्या करता है, लैंड करता है। और डिपॉजिटर ने उसको एक ऐसा विश्वास दिया हुआ है कि लिया हुआ है कि भाई आप जो करेंगे वो सही करेंगे, और जो भी टेनोर है डिपॉजिट का उसके अकॉर्डिंग डिपॉजिटर का पैसा वापस करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है, कितनी बातों पे डिपेंड करता है ये बात, रिपेमेंट, सेफ्टी वर्सेस रिपेमेंट, सेफ्टी वर्सेस रिपेमेंट। पहली बात क्या है, कैपेसिटी टू पे, अगर बोरोवर की कैपेसिटी है। दूसरी बात, कई बार होते हैं बहुत सारे, मान लिया बड़े बड़े लोग होते हैं, कोई पॉलिटिशियन है, कोई गुंडा बदमाश कुछ भी है, तो वो जब वो लोन तो लेते हैं, उनकी कैपेसिटी पे करने की है, लेकिन यहाँ ये मिसिंग होता है विलिंगनेस टू पे। उसके बाद उनकी इनकम जनरेशन कंटिन्यूस है या नहीं है। कई बार आपने देखा होगा किसी के पास प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बैंक फिर भी लोन नहीं दे रहा। जब उसकी रिटर्न मांगता है, इनकम मांगता है, तो वहाँ पे वो सूट नहीं करता है, तो उसको लोन नहीं दे पाते। यानी उसके पास इनकम जनरेशन के क्या सोर्सेस हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, द बैंकर मस्ट देयरफॉर टेक अटमोस्ट केयर इन इंश्योरिंग द एंटरप्राइज और बिजनेस फॉर विच ए लोन साउट इज साउंड वन। साउंड वन का मतलब होता है, ये फाइनेंशियल साउंडनेस की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल साउंडनेस मतलब फाइनेंशियली साउंड हो, ठीक है। द बोरोवर इज कैपेबल टू कैरिंग इट आउट सक्सेसफुली, और जिसलिए वो पैसा ले रहा उस काम को प्रॉपरली कर रहा हो। दूसरी बात आती है लिक्विडिटी की। दूसरी बात किसकी आती है, लिक्विडिटी की। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि लेंट, मनी लेंट इज नॉट गोइंग टू बी लॉक्ड अप फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी जिसको हम पैसा दे रहे हैं वो बहुत लंबे समय तक उसके पास नहीं फंसना चाहिए। मनी शुड रिटर्न एज पर द रिपेमेंट शेड्यूल। बैंक्स आर हैविंग एसेट लायबिलिटी। अब आपने सुना होगा ऑल्को कमेटी का नाम सुना होगा, एसेट लायबिलिटी। तो एसेट लायबिलिटी कमेटी जो होती है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करती है, बाय विच दे कैन मैनेज लिक्विडिटी ऑफ फंड रिसीव्ड फ्रॉम द डिपॉजिटर एंड कैन लैंड अकल। यानी कि जो डिपॉजिटर से जो पैसा आ रहा है उसको अकॉर्डिंगली क्या करना, लैंड करना। क्योंकि उसके पास से जो पैसा आ रहा है उस पैसे को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमें बैंक को यानी कि क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी की जब भी बात आती है तो इसमें ये बहुत इसेंशियल पार्ट है कि उससे प्रॉफिट भी होना चाहिए। क्या है, बैंक्स कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट अर्निंग करते हैं वो, और उनका मोटो क्या है, एडिक्वेट डिविडेंड टू द स्टेक होल्डर। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने उसमें पैसा लगा रखा है उसके लिए उसको बेनिफिट भी देना इनका पर्पज होता है, ठीक है। आगे देखिए, द इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ 3 to 4% बिटवीन लैंडिंग। अब देखिए यहाँ पे 3 to 4% आजकल हालांकि बहुत बड़ी बात हो गई है। आजकल इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता है। आपको पता है कि बैंक जो है 6.8 पर भी हाउसिंग लोन करने को तैयार हो रहे हैं आजकल, ठीक है। और जबकि वहीं पर बैंक जो है 4% का एफडी, 4 से 5% का एफडी भी कर रहा है। तो कई मामलों में ये अब कम भी हो गया। बोरोइंग एसेंशियल टू मीट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, और उसके बाद उस मार्जिन से वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बियर करता है। While looking at the profitability, it is prudent for a banker to look the overall profitability from all businesses undertaken to a customer instead of applying test of profit। यानी वो कहता है जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है तो बैंक का जो ओवरऑल बिजनेस है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात आ रही है। यानी कहीं से कम मार्जिन, कहीं से ज़्यादा मार्जिन, लेकिन ओवरऑल उसको प्रॉफिट होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर टारगेट पे वो बात नहीं करता। Possibly a banker may not earning a desirable return on a service undertaken for a customer while he may be more than compensated in। यहाँ ये कह रहा है कि एक कस्टमर से तो ज़्यादा इनकम नहीं कर रहा, लेकिन वो कहता है उसका कंपनसेशन दूसरे कस्टमर से वो कर सकता है, ठीक है। यहाँ जितना वो सेम कस्टमर से एक बिजनेस में फ़ायदा नहीं ले रहा, हो सकता है दूसरे बिजनेस में उससे ज़्यादा फ़ायदा ले रहा हो, ठीक है। और देखिए, इट इज़ देयरफॉर एडवाइजेबल टू हैव द, अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। पर्टिकुलर एक कस्टमर का प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कैसे होगा, एक एक्टिविटी से नहीं,
एक नहीं, उसकी सारी एक्टिविटी से क्या हो रहा है। जैसे अगर आपने किसी को लोन, बहुत हाउसिंग लोन बहुत सस्ता दे दिया, ठीक हो गया, लेकिन उसने आपके वहाँ लॉकर भी ले रखा है, उसका सैलरी का अकाउंट भी आपके पास है, और उसका 10-20 लाख 50 लाख का एक डिपॉजिट भी पड़ा हुआ है, उसके फैमिली के अकाउंट यहाँ पे है, तो ओवरऑल देखिए बातें, ठीक है। व्हेन द बैंकर इज एंगेज्ड इन मोर देन वन सर्विस बिजनेस ऑफ ए कस्टमर द ऑल फॉर नेसेसरी नॉट ओनली, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये चीज़ होती है, ठीक है। आगे बोलता है customer but also to enable the banker to decide as to what length he can go parting with the portion of profit and offer a competitive rate or the, मतलब किसी भी तरह उसको कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव रेट भी ऑफर करना है जो दूसरे बैंकों से कम भी हो, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का भी ध्यान उसको रखना है। Such an analysis will be helpful to the banker in pricing his product whether it is lending offering और यानी कोई सर्विस ऑफर करना हो, यानी लॉकर का किराया कितना रखे, या कोई लैंडिंग की सर्विस हो, उन सब चीज़ें। तो कहाँ बात आई, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की बात ये निकल के आ गई कि कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी एक एक्टिविटी से नहीं, उसकी ओवरऑल एक्टिविटी से जज की जाती है। आगे देखिए, इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रीडम टू ए बैंकर टू मैटर प्राइसिंग क्रेडिट सर्विस। अब यहाँ पे क्या है कि बैंकर को फ्री कर दिया गया है। A very conscious and the careful exercise is called for on his part in order to strike the proper balance between the twins aims of making desirable level of profit and the same time the offering a competitive price। तो एक तो बात करता है वो ट्विंस एम का मतलब दो एम है कि प्रॉफिट का लेवल भी सही होना चाहिए, और उसके साथ वो जो प्रॉफिट कमा रहा है उसके साथ साथ उसको कॉम्पिटिटिव, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ, आ कॉम्पिटिटिव प्राइस फॉर प्रोडक्ट सर्विस ऑफर्ड, जो और प्लेयर्स उसको दे रहे हैं उसके इक्वल या उसके बिल्कुल बराबर जैसे या थोड़े बहुत कम ज़्यादा पे कस्टमर को वो प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करे, दोनों बातें। दिस काइंड ऑफ अप्रोच इन दिस रिक्वायर्ड बैंकर इन ऑर्डर टू एंटाइस आर न्यू कस्टमर्स टू हिज फोल्ड वाइल रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर। अब क्या बोलता है कि यहाँ एक तो ये कह रहा है कि न्यू कस्टमर भी अट्रैक्ट करने हैं और दूसरा अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी खुश करके रखना है। हेंस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड प्राइसिंग ऑफ क्रेडिट सर्विस। तो क्या है, किन दोनों में रिलेशन है, प्रॉफिट एंड प्राइसिंग, ठीक है। तो प्रॉफिट, जब भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट रखना है तो उसमें एक तो ये पॉइंट निकल के आया कि कस्टमर की ओवरऑल एक्टिविटी से चेक करना है, दूसरा यहाँ सीपी एनालिसिस की बात आई, तीसरा क्या है, जो प्रॉफिट कमा रहा है उस प्रॉफिट में उसको जो अपनी कॉम्पिटिटिव प्राइस भी रखने हैं, ठीक है। अगला क्या है, पर्पस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कोई ये कहे कि साहब मुझे जो है स्मगलिंग करने के लिए लोन चाहिए, ठीक है, अफीम की खेती करने के लिए लोन चाहिए, तो यानी पर्पज की बात आती है। तो पर्पज भी उसका प्रिंसिपल जो 6 प्रिंसिपल है उसमें क्या बोलता है, अनडिजायरेबल एंड स्पेकुलेटिव पर्पज। आपने देखा होगा चीनी के बफर, चीनी के स्टॉक करने में फंडिंग नहीं करता बैंक, तो वो क्या है, स्पेकुलेटिव पर्पज हो गया, ठीक है। वो क्या है, वो प्राइस को बढ़ाने के उसमें हो गया, कैन बी। तो इसके लिए कभी भी लोन नहीं देता, किसके लिए, अनडिजायरेबल एंड स्पेकुलेटिव पर्पज। ऑल्दो द अर्निंग ऑन सच बिजनेसेस एक्टिविटी में बी हायर इवन देन ए बैंक कैन नॉट रिजॉर्ट टू दिस लो। यानी उससे क्या, अर्निंग तो बहुत अच्छी है, मान लिया उसने कहा जी मैं 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा दूंगा मैं, अर्निंग तो अच्छी हो रही है और बैंक लेगा तो दे भी देगा, लेकिन वो इस पर्पज की वजह से ऐसा नहीं करता है, ठीक है। अब आई अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी बात करेंगे लोन्स प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड की, किसकी, लोन प्रोडक्ट या म्यूचुअल फंड की, जब भी हम बात करेंगे तो ये पॉइंट बहुत निकल के आता है, डाइवर्सिफिकेशन। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है हर रेंज के प्रोडक्ट, हर क्लाइंट के प्रोडक्ट, हर टाइप की सर्विसेज, इसको हम डाइवर्सिफाई बोलते हैं। यानी वो जो है ओनली शुड नॉट ग्रांट
यानी सिर्फ लोन टाटा बिरला ही को मिले ये अच्छा नहीं है। अंडरटेकिंग को दे, किसी सिटीज़ वाले को दे दे, किसी इंडस्ट्री वाले को दे दे, किसी रीजन वाले यानी इलाके वालों को दे दे। तो उसमें क्या हर तरह का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, यानी ओनली ए फ्यू नहीं होना चाहिए, सब लोगों को। इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द एडवांसेस आर डाइवर्सिफाइड इन ए गुड नंबर ऑफ कस्टमर। यानी आप 5 लोगों को 5-5 करोड़ लोन ना दे करके 5 लाख लोगों को 10,000 रुपये दे दो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आया सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी में क्या है, जब भी आप लोन लेंगे तो लोन किसके अगेंस्ट, अगर आप लोन नहीं देंगे तो पैसा कैसे आएगा। तो उसके बाद क्या है, द सिक्योरिटी ऑफर्ड अगेंस्ट द लोन में कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज वेराइटी ऑफ आइटम्स। इट मे बी प्लॉट, और चाहे वो प्लॉट है, लैंड है, बिल्डिंग, फ्लैट, शॉप, ऑर्नामेंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर, डिवेंचर। ये हमने जब वाला चैप्टर लिया था सिक्योरिटी वाला तो बिल्कुल क्लियर किया था एक एक चीज सिक्योरिटी के बारे में। देयर मे बी केसेस वेयर देयर इज नो सिक्योरिटी एक्सेप्ट पर्सनल सिक्योरिटी। ठीक है, अब देखो, देयर मे बी केसेस वेयर देयर इज नो सिक्योरिटी एक्सेप्ट द पर्सनल। कई बार ऐसा होता सिक्योरिटी कुछ नहीं है, किसी ने गारंटी दे दी, पर्सनल सिक्योरिटी इसको बोलते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी, उससे भी काम चलता है। द बैंकर मस्ट रियलाइज दैट दिस इज ओनली कुशन टू फॉल बैक अपॉन इन द केस ऑफ नीड। यानी अगर ये एक तरह का एक कुशन है कि जिससे आपको थोड़ा बहुत आराम हो सकता है, कब, अगर फेलियर होगा पेमेंट का उस कंडीशन में। ठीक है, द सिक्योरिटी एंड इट्स एडिक्वेसी अलोन शुड नॉट फॉर्म सोल कंसिडरेशन। यानी क्या बोला इसने, सिक्योरिटी एंड इट्स एडिक्वेसी, केवल सिक्योरिटी लेना और उसकी एडिक्वेसी, पर्याप्तता। ठीक है, शुड नॉट फॉर्म सोल कंसिडरेशन फॉर जजिंग द सुटेबिलिटी ऑफ लोन। यानी केवल सिक्योरिटी अगर कोई दे दे और सिक्योरिटी वो भी पर्याप्त सिक्योरिटी दे दे तो केवल उसी आधार पे भी लोन नहीं करना, वो ऊपर जो 5 पॉइंट थे उन पे भी आपको गौर करना है। ऑफ कोर्स द सिक्योरिटी इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी एडिक्वेट एंड रेडिली मार्केटेबल। रेडिली क्या होने चाहिए, मार्केटेबल। तो रेडिली मार्केटेबल का मतलब ये होता है कि जब भी आप उसे मार्केट में बेचने जाएं, जब भी आप उसे सेल करने जाएं तो उसकी प्रॉपर वैल्यू आपको मिले। ठीक, क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो हमारी आजकल क्लासेस हो रही हैं, ये क्लासेस उन लोगों के लिए हो रही है जिन्होंने अभी तक बुक नहीं उठाई या वो बुक उठा के पढ़ नहीं सकते। वो लोग ये क्लास बिल्कुल मिस नहीं करें, बहुत कुछ आपको एग्जाम में याद आएगा, देख लेना, ये हमारी गारंटी है। बहुत कुछ उनको इस क्लास का एग्जाम में याद आने वाला है। तो आप लोग जो है, जो लोग अभी तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो आज से भी शुरू कर दीजिए। आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है, ये बिलीव करिए। एक ये पूछा गया है कि एचआर की क्लास होंगी। भैया मैं सारी क्लास कवर करूंगा, ये मैंने आपको प्रॉमिस किया है। कोई ऐसी वैसी बात अगर नहीं होती है तो। रश्मि कन्याल जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मुझे आपसे कुछ, क्या आप उत्तराखंड से हैं या बाहर से? अगर रश्मि मेरी बात सुन रही तो मुझे प्लीज़ आंसर दे दीजिए। और माइंड मत करना, किसी का नाम अगर मैं ले देता हूँ तो किसी भी उसमें माइंड ना कीजिए प्लीज़, हैं। अच्छा, अमित सेना जी ने इसका आंसर कहाँ से दे दिया? अमित साना जी, चलिए जी, बहुत बढ़िया। बीच में क्लास को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम क्लास को नहीं रोकेंगे तो
जितना भी पढ़ाएंगे सब ऊपर से निकल जाएगा। चलिए, कुछ सवाल आ रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जैसे होता ना प्रोग्राम होता है, जैसे वो एफएम वगैरह में होता है प्रोग्राम, पहले एक सॉन्ग चलता है, फिर उसके बाद चर्चा होती, फिर सॉन्ग चलता है, चर्चा होती, तो मिक्स चलता रहता है। सुनील कुमार माइंड, हाँ चलिए, हाँ जी। तो दीपक कुमार जी का सवाल आप करें, सर एक वीक में अकाउंट एंड लीगल की तैयारी कैसे होगी? तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि लीगल के 5 टॉपिक हो चुके हैं पिछले 1 महीने के अंदर, और कई सारे लीगल के टॉपिक हम फर्स्ट पेपर से पहले ही कवर कर देंगे। 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ूंगा मैं उन 6 दिनों के लिए। सुबह जो है अकाउंट की क्लास चलेगी, जिसमें हम 2-2 घंटे की सुबह क्लास लेंगे, उसमें हम उन 2 घंटों में 2-2 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और इवनिंग में जो क्लासेस होंगी उसमें लीगल कवर करेंगे। और सैटरडे की जो नाइट होगी हमारी, सैटरडे की नाइट हमारी अगेन लीगल की मैराथन क्लास की होगी, ठीक है। तो सब कवर हो जाएगा। नेहा शुक्ला जी पूरे अकाउंट की क्लास क्यों नहीं लेते? मुझे अकाउंट उतना अच्छा नहीं आता, इसलिए मैं उसकी क्लास नहीं लेता। जिस दिन मुझे समझ में आएगा उस दिन मैं ही लूँगा वो क्लास, ठीक है। चलिए चलिए जी, बहुत बात हो गई। अगेन हम आते हैं कहाँ पर, अपनी बात में आ गई बात नॉन फंड बेस लिमिट। देखो 2 तरह के एडवांसेस होते हैं, फंड बेस, नॉन फंड बेस। फंड बेस में बैंक का फंड इमीडिएट इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे आपके डिमांड लोन, टर्म लोन, सीसी लिमिट, ये सब फंड बेस्ड हैं। नॉन फंड बेस्ड में हमने एक ऐसा कमिटमेंट किया हुआ है कि हो सकता है फ्यूचर में हमारा फंड हमारी जेब से निकले, जैसे गारंटी। गारंटी में क्या, हमने गारंटी दे दी, भाई तुम इसका काम कर दो, हम नहीं गड़बड़ करेगा तो हम पैसा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन फंड बेस्ड है। लेकिन वो नॉन फंड बेस्ड उस दिन फंड बेस्ड बन जाएगा जिस दिन वो गारंटी फेल हो जाएगी, यानी उस दिन आप अपना फंड उसको उठा के दे दोगे, ठीक है। 6 तक पूरी हो जाएगी बिल्कुल। चलो आगे देखिए, नॉन फंड बेस्ड में, तो नॉन फंड बेस्ड की जहां बात आ रही थी, क्लास पूरी होगी, क्लास की चिंता नहीं करो, आप लोग साथ रहे तो। अब आप लोग वॉचिंग में नहीं आओगे तो बंद हो जाएगी फिर क्लास, फिर नहीं होगा। चलो, तो क्या बोलता है, द बैंकर असेस बोथ द फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स रिक्वायर्ड बाय हिम टुगेदर एंड सैंक्शन देम टू पैकेज। कई भी कहा था, कुछ फंड बेस्ड और कुछ नॉन फंड बेस्ड दोनों करता है। और कुछ एग्जाम्पल इसके, कॉमन एग्जाम्पल 2 टाइप के क्या है, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बैंक गारंटी की अगर बात आती है, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, हम लोग आगे भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या चीज़ है, देखो, द गारंटर इज वन हु गारंटी एन ऑब्लिगेशन एंड हैज ए लीगल ड्यूटी टू फिल। मतलब कोई ऑब्लिगेशन ले लिया, कोई प्रॉमिस ले लिया और उसकी लीगल ड्यूटी बनती है, उसको पूरा करेगा। ऑन इश्यूइंग ए गारंटी द गारंटर पेज व्हेन द प्राइमरी डेटर फेल्स, ठीक है। While assessing the bank guarantee limit required by borrower, details such as the nature of guarantee, its purpose, the particular of the contract period and the amount for which the guarantee is sought। देखो ये जो जैसे 4 ऑप्शन आ गए, तो आपके में एक क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ दीज 4 फीचर विच इज नॉट द फीचर ऑफ गारंटी। तो क्या क्या बातें बोली उसने, सबसे पहले किस नेचर की गारंटी है, दूसरा पर्पज क्या है, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या है, और चौथा कितने अमाउंट की गारंटी है, ठीक है। तो उसमें बोलता है, तो उसमें क्या है, आर कलेक्टेड हो, ये चारों चीज जानकारी। देन दीज हैव टू बी असेस्ड फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द, यानी इन चारों पॉइंटों पर देखने के बाद ही आगे बात होती है, ठीक है। आगे
बिफोर डिसीजन टेकन रिगार्डिंग द सैंक्शन ऑफ रिक्वेस्टेड बाय कस्टमर appropriate condition with regard to the cash migration and security, cash margin and security। अब कैश मार्जिन एंड सिक्योरिटी की बात है कि गारंटी में भी, जैसे मान लिया 10 लाख की गारंटी ले रहे हैं, तो वो ये देखते हैं कि काम कितने का, पता लगा काम 20 लाख का, तब 10 लाख की गारंटी ले रहे हैं, यानी मार्जिन वो उसका कितना फंड लगा हुआ। या सिक्योरिटी, उसने कहा साहब आप मेरी गारंटी दे दो, चाहो तो ये वाला मेरा मकान अपने वहाँ गिरवी रख लो, सिक्योरिटी, ठीक है, यानी उसका अपना कितना मार्जिन लग रहा है उस काम में, और सिक्योरिटी, दो बातें आपने देखनी है, ठीक है। और क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस विद हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कशन किया था जब कंपनी वाले अकाउंटों की बात की थी, तो उसमें जब हम बात करें तो कहता आरओसी के पास उस लोन का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जितनी कंपनियां होती हैं, कंपनी जो भी बोरोविंग करती है तो आरओसी के पास उसका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। इन केस ऑफ द कस्टमर इज अ कॉर्पोरेट विल हैव टू बी लेड डाउन इन द सैंक्शन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं रुक जाऊंगा, हाँ यहाँ देखो, बैंक गारंटी हैज बीन इशूड एंड द लायबिलिटी देयर ऑन लाइकली टू बी क्रिस्टलाइज्ड ऑन द बैंकर। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि जो भी है कॉन्ट्रैक्ट का, यहां से देखिए, इन द इवेंट ऑफ द डिफॉल्ट होते ही वो क्रिस्टलाइज होती है। अब कैसे होगा, जब वो गारंटी फेल हो जाएगी, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बैंक को वो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और बैंक का अपना पैसा लगाना इन केस ऑफ डिफॉल्ट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। और ये जो एलसी वाले टॉपिक वाले हैं, उस जो लोग क्लास लिए उन्हें पता है क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट होता है तो ही क्रिस्टलाइज होता है, या इस फंक्शन को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। While issuing bank guarantee, the banker has to keep in mind the instruction of RBI with regard to certain purposes that prohibit the issue of bank guarantee and also, अच्छा वो कह रहे हैं कि RBI ने कुछ पर्पजेज में प्रोहिबिट किया हुआ, नहीं दे सकते, and also extended liability period that has been occasioned consequent to the amendment। तो अब देखो कि ये जो भी होगी उसका जो पीरियड है, वो लायबिलिटी जो एक्सटेंड होगी वो कहाँ लिखी है, लायबिलिटी पीरियड की जहाँ बात आ रही है वो कहाँ, किसके अकॉर्डिंग है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 128 के अकॉर्डिंग इस लायबिलिटी की बात की गई है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं नॉन फंड बेस्ड लिमिट, नॉन फंड बेस्ड एडवांसेस, और नॉन फंड बेस्ड एडवांसेस में हमारा बात हुई थी अभी हमारी किसकी, गारंटी की। अब बात होती है हमारी लेटर ऑफ क्रेडिट की। डिटेल लेक्चर जो है आप इस आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, और इसके अलावा आप जो पुराने लेक्चर्स है उसमें देख सकते हैं, ठीक है। इज अ रिटन बट कंडीशनल अंडरटेकिंग गिवन बाय द इश्यूइंग बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द इट्स कस्टमर, यानी कौन, इंपोर्टर, इंपोर्टर के लिए काम करती है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि जो एलसी है, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो एक तरह का इंपोर्ट एडवांस कहलाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्ट एडवांस कहलाता है, क्यों, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट हमेशा इंपोर्टर की तरफ से इनिशिएट होता है और इंपोर्टर को बेनिफिट करता है, ठीक। आगे देखिए, और टू द बेनिफिशरी, टू द बेनिफिशरी से मतलब, कई बार क्वेश्चन ये वाला भी आया हुआ, बेनिफिशरी का मतलब होता है एक्सपोर्टर, दैट इट विल पे द अमाउंट ऑफ। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि बैंक क्या करता है, इंपोर्टर की तरफ से एक्सपोर्टर को एश्योर करता है कि आप जो भी ये सामान है परचेज कर रहे हो वो भेज दीजिए, जिस दिन आप भेजेंगे तो उसका पेमेंट हम देंगे, ये एश्योरेंस मिलती है इसमें, ठीक है। चलो अब क्या है, इसमें जब आप एलसी को करेंगे तो एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट लिमिट फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल द बैंकर हैज कलर। अब रॉ मटेरियल के लिए अगर कोई एलसी वो करवा रहा तो क्या है, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन
इंश्योइंग ईयर एज प्रोजेक्टेड क्या बोलता है? वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन द एंश्योइंग ईयर एज प्रोजेक्टेड। तो जैसे जैसे जिस जिस साल में उसको प्रोजेक्ट किया हुआ, इस साल में हम इतना रॉ मटेरियल मंगाएंगे तो उसी साल में कंज्यूम हो जाना चाहिए। आगे, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल